Hello everyone, welcome back to Percham. This is the last video of Modern History to the Point series. इसके पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं. आप परचम की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हिस्ट्री की टू द पॉइंट जो सीरीज चल रही है वहाँ पर जाकर आप सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं. तो आज हम अपने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन के बाद हम डिस्कस करेंगे माउंटबेटन प्लान, जिसको हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं. साथ ही साथ आपको PYQs भी यहाँ पर वीडियो में मिल जाएंगे. ठीक है. वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा सकते हैं और आंसर हम आपको कमेंट में दे देंगे. इसके अलावा आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं और अगर आप PDF लेना चाहते हैं दोनों टॉपिक की तो हमारी वेबसाइट पे PDF अवेलेबल हो जाएगी, तो आप PDF ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से. सेशन पसंद आया, आपको बेनिफिशियल लगा टू द पॉइंट्स हमारी हिस्ट्री सीरीज, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. और आने वाले सेशन में अब हम मीडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम सारे मीडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले 5 साल जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनेशन में, उनको ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे एक एक कर. तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन. सबसे पहली बात, कैबिनेट मिशन क्यों आया भारत में. तो इसके पहले की बैकग्राउंड की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा और उसके बाद हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और सारे के सारे बड़े लीडर को अरेस्ट कर लिया गया. उसके बाद कुछ समय बाद लीडर्स को जेल से रिहा किया गया. अब यहाँ पे जरूरत थी कि किस तरीके से हमारे देश का संविधान तैयार हो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था और बड़ी संख्या में लोग डिमांड कर रहे थे कि अब हमारे देश को आजाद कर दो, भारत को अब आजादी चाहिए थी, इंडिपेंडेंट स्टेट भारत को बनना था. ठीक है, इसलिए एक मिशन तैयार किया गया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया. कब? फेब 1949 में इसे भारत भेजा गया था, इंडिया भेजा गया था. किसके द्वारा? एटली गवर्नमेंट. एटली जो थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने एक कैबिनेट मिशन जिसमें 3 मेंबर्स थे. कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे और इन तीनों मेंबर्स को भारत में भेजा था. ये मेंबर क्यों आए थे? जिससे हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन सके, एक संविधान सभा बन सके और जो भारत के संविधान को डिसाइड करे. इसलिए इस मिशन को भारत भेजा गया था. क्या इनके रिकमेंडेशन थे? क्या इनकी बातें मानी? किन बातों को रिजेक्ट कर दिया गया? वो सारी कहानी को आज हमें समझना है. तो सबसे पहली बात, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली और उन्होंने ही इस मिशन को भारत भेजा था. किस लिए भेजा था? सेंड अ मिशन टू इंडिया फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन लीडर्स. तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की जो पावर्स थी, मतलब ब्रिटिश जाना चाहते थे अब भारत छोड़ के और सारी पावर इंडियन लीडर को ट्रांसफर करना चाहते थे और साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना चाहते थे. तो 3 मेंबर इस कैबिनेट मिशन में थे. कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड AB अलेक्जेंडर. जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है पैथिक लॉरेंस, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब वही व्यक्ति भारत का सचिव जो कि लंदन में बैठता था, है ना, वही ये व्यक्ति है. तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति थे जो कि कैबिनेट मिशन में थे और इस मिशन को एटली ने भारत में भेजा था. क्लियर? अब ये मिशन भारत आया और भारत में 3 हफ्तों तक रहा. 3 हफ्ते में मतलब 3 हफ्ते तक ये भारत में था और फिर जो हमारे INC के लीडर्स थे, मुस्लिम लीग के लीडर हैं, हिंदू महासभा के लीडर और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है, सभी लीडर से इन्होंने डिस्कशन किया और डिस्कशन के बाद इनको समझ में आया कि भाई ऐसा डिस्कशन करने से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है. तो इसने फाइनली अपनी रिपोर्ट तैयार की और अपने ऑफर को यहाँ पे बताया. ठीक है, अब इस कैबिनेट मिशन की क्या हाईलाइट्स है वो हमें देखने हैं. और जब कैबिनेट मिशन ने अपनी बातों की घोषणा या डिक्लेरेशन कब दिया था, तो आंसर हो जाएगा 16 मई 1947. तो कब किया गया था कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट, कब पब्लिश हुई थी, कब इन्होंने अपनी घोषणाएं की थी? तो आंसर हो जाएगा 16 मई 1946 में. और 2 इंपॉर्टेंट बातें जिस मिशन में थी वो था अनडिवाइडेड इंडिया. यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा था कि एक सेपरेट पाकिस्तान बनाया जाएगा, नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया की बात इन्होंने की थी, पहली चीज. और इन्होंने जो मुस्लिम, सिख, आपका वीमेन, लेबरर, इन सब के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरल था ना, उसकी बात डिनाई कर दी. नो सेपरेट इलेक्टोरेट, ये बात यहाँ पे कही गई थी. तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हमको समझ में आई.
कैबिनेट मिशन में अनडिवाइडेड इंडिया के बारे में बताया गया था और नो सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात की गई थी। तो जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि मुस्लिम लीग कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग तो लगातार डिमांड ही कर रही थी कि वो एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी हो, मतलब पाकिस्तान की डिमांड थी। तो इसलिए यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी, जो रिकमेंडेशन थी, उसको डिनाई कर दिया, उसको मानने से मना कर दिया। लेकिन पहले हम इनकी रिकमेंडेशन को समझेंगे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसका एम था टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर को ट्रांसफर करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन लीडर को, जिसके कारण एक इंडिपेंडेंट इंडिया बन सके। तो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1949 में आया दिल्ली में, और उसके बाद दिल्ली में 2 अप्रैल 1946 में पहुंचा। भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया, और दिल्ली में कब पहुंचा? 2 अप्रैल 1946 को भारत पहुंचा। और 3 वीक तक, 3 हफ्तों तक जो है इस मिशन ने अपना समय स्पेंड किया और अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से बात की, लेकिन किसी भी फाइनल डिस्कशन या फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे और कोई भी एक परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे समझ में नहीं आया। सो फाइनली इट अनाउंस इट्स ओन रिकमेंडेशन। तो इसके बाद इन्होंने अपनी फाइनली खुद के रिकमेंडेशन को अनाउंस किया। कब? 16 मई 1946। ये डेट जरा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 16 मई 1946 को यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने अपनी रिकमेंडेशन को अनाउंस किया था शिमला कॉन्फ्रेंस में। कहां पर? शिमला कॉन्फ्रेंस में। क्या रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी? तो सबसे पहली बात, ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात करते थे, मतलब मुस्लिम लीग जो लगातार डिमांड कर रही थी सेपरेट पाकिस्तान के बारे में, वो बातें इसमें नहीं थी। तो यहाँ पे सेपरेट मुस्लिम पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया और अनडिवाइडेड इंडिया के बारे में कहा गया, अनडिवाइडेड इंडिया। इन्होंने पूरे इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस थे ना, उनको 3 सेगमेंट्स में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है। ग्रुप ए में कौन थे? तो ग्रुप ए में हिंदू मेजोरिटी वाले प्रोविंस थे, जहां पे बहुमूल या फिर बहुल में ज्यादा पॉपुलेशन में हिंदू है। तो हिंदू मेजोरिटी वाले प्रोविंस जो थे वो ग्रुप ए में थे। बॉम्बे, मद्रास, कुर्ग, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर, ये सारे एरिया। ग्रुप बी और ग्रुप सी में वो प्रोविंस थे जो कि आपके मुस्लिम टेरिटरी थी, या फिर जहां पे मेजोरिटी जो थी वो मुस्लिम्स थी। जैसे कि ग्रुप बी में कौन था? ग्रुप बी में वो पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध वाला जो एरिया आ गया ना आपका, पंजाब, आपका बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये आपके ग्रुप बी में आते थे। और ग्रुप सी में आपका बंगाल और आसाम था। तो ये बात आप सभी लोगों को पता होगी, अगर आप मैप में समझ पाएंगे। तो ये बंगाल का जो रीजन है, याद है ना 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन किया था, तो इसी बेस पे तो किया था, ईस्ट और वेस्ट बंगाल। तो आपका जो वेस्ट बंगाल था उसमें हिंदू मेजोरिटी थी, और जो आपका ईस्ट बंगाल था उसमें क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी थी। उसी बेसिस पे तो बंगाल का पार्टीशन 1905 में किया था। तो यहाँ पर ये जो बंगाल और असम था, ये जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे, इन्हें ग्रुप सी में शामिल किया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का ये जो रीजन है, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जहां पे आपको फ्रंटियर गांधी देखने को मिलेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान देखने को मिलेंगे, इस सारे एरिया को जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, इसे ग्रुप बी में रखा गया, इसे ग्रुप बी में रखा गया। इसके अलावा जो ब्लू एरिया दिख रहा है, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, ये जो सारे एरियाज हैं, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, और इसे आपने ग्रुप ए में रखा। कहाँ रखा? ग्रुप ए में रखा। बाकी जो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, ब्राउन सा कलर जो है, ये सब आपके क्या है? प्रिंसली स्टेट है। तो एक अलग कैटेगरी है, वो है प्रिंसली स्टेट की। इस तरीके से भारत को डिवाइड किया इन्होंने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। क्या कहा गया कि जो सारे के सारे सेक्शन है, मतलब जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, तो अलग अलग प्रोविंस अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर सकते हैं। ठीक है। और वो अपने अपने ग्रुप के लिए अलग से, मतलब पहले तो अलग अलग प्रोविंस अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि सेक्शन आपका बी है, सेक्शन बी में आपको बलूचिस्तान है, पंजाब है, सिंध है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है। ये अलग अलग जो एरियाज है, अलग अलग स्टेट या प्रोविंस, ये अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, पहली चीज। और फिर चारों के चारों आपके सेक्शन बी के जितने भी प्रोविंस है, वो मिलकर अपने सेक्शन बी के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेंगे। बात समझ में आई? ऐसे यहाँ पे होगा, सभी लोग अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और फिर सब लोग मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वैसे ही ग्रुप नंबर सी में किया जाएगा। और फिर जब सेक्शन ए, बी, सी सबके कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएंगे, तो तीनों मिलकर क्या करेंगे? एक सेंट्रल लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई।
ठीक है, तो इससे मोहम्मद अली जिन्ना खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? वो खुश इसलिए हो गए क्योंकि वो सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड करते थे। ऐसे एरियाज जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है उसे पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन उनके हिस्से में यहाँ पे कुछ हिस्सा किसका आता था? आपका ईस्ट बंगाल का आता था। ईस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा था, और बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब का कुछ हिस्सा आता था पाकिस्तान के एरिया में। तो जब ऐसा यहाँ पे व्यवस्था की गई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि सेक्शन बी और सेक्शन सी अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये एरिया बहुत बड़ा है, और इस सारा का सारा एरिया कैसा है? मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया है। तो आगे जाके, क्योंकि इसमें लिखा था कि 5 साल बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ये चेंज कर सकते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना का यही सोचना था कि आगे जाके ये जो पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, इस पूरे एरिया को हम पाकिस्तान बनाएंगे। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट मिशन से बड़े खुश थे। ठीक है, इतनी चीजें। लेकिन आगे आके महात्मा गांधी जी ने अपनी एक रिकमेंडेशन दी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो स्टेट्स है या जो प्रोविंस है, वो 5 साल के बाद जो है या 10 साल के बाद जो है आने वाले समय में अगर वो अपना ग्रुप चेंज करना चाहे तो वो ग्रुप चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर सिंध ग्रुप ए में आना चाहे तो ग्रुप ए में आ सकता है, बंगाल ग्रुप ए में आना चाहे तो आ सकता है, असम ग्रुप सी में जाना चाहे या कहीं और जाना चाहे तो जा सकता है। ये बात यहाँ पे कर दी। तो ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को अच्छी नहीं लगी। उनका ये कहना था कि जो जिस ग्रुप में है वो उसी ग्रुप में रहेगा, ये परमानेंट प्रोविजन है। लेकिन आईएनसी का कहना था कि नहीं, ये टेम्पररी है। आने वाले समय में जब 5 साल बाद ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे तो इनको अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर ये अपने ग्रुप को बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। तो इस बात से यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन की जो रिकमेंडेशन थी ना, उसको रिजेक्ट कर दिया। इस कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया। आगे हम देख लेते हैं। ठीक, कितनी चीजें। द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड एन अनडिवाइडेड इंडिया एंड टर्न डाउन द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर द सेपरेट पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन रिस्ट्रिक्टेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड भी इन्होंने नहीं मानी थी। It provided that all the member of interim cabinet would be Indian and there would be minimum interference by the viceroy। जो interim cabinet तैयार की जाएगी उसमें maximum Indian होंगे और वायसराय का कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और जो डेमोग्राफिक प्रिंसिपल, मतलब जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से प्रोविंस को सीट अलॉट की जाएंगी। जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा वहाँ पे सीट का अलॉटमेंट ज्यादा। जैसे आज भी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा की सीट्स भी ज्यादा है। तो यही बात इन्होंने बोली कि हम डेमोग्राफी पे या फिर पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये बात यहाँ पे बोल दी गई। A constituent assembly was to set up a frame a constitution for India. After this, the constituent assembly will divide itself into 3 different parts: Group A, Group B and Group C। और इंडिविजुअल ग्रुप्स के भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये बात यहाँ पे बोली गई। इसके अलावा सेंट्रल को, मतलब यूनियन को कम पावर दी गई थी। यूनियन के पास फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके अलावा डिफेंस और कम्युनिकेशन के राइट्स जो थे वो यूनियन गवर्नमेंट के पास थे। बाकी सारे के सारे जो राइट्स थे, बाकी की सारी जो पावर थी वो प्रोविंस के पास थी। प्रोविंस के पास ही आप देखेंगे कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई थी। रेसिडुअल पावर जो होती है ना, वो भी प्रोविंसों के पास थी, मतलब प्रांतों के पास थी। मतलब एक तरीके से प्रोविंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और सेंट्रल जो था वो वीक था। सेंट्रल क्या था? वीक था। तो ये बात आईएनसी को अच्छी नहीं लगी। आईएनसी हमेशा से फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी और वो चाहती थी कि जो सेंट्रल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और प्रोविंस के पास कम पावर हो। तो आज भी हमारे देश में देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है। लेकिन कैबिनेट मिशन में स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे वीक है। तो ये बात आईएनसी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन को बाद में जाके आईएनसी ने भी रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इंतरिम गवर्नमेंट तैयार होती है। इंतरिम गवर्नमेंट में आप देखेंगे हिंदू और मुस्लिम जो है पार्टीज, उनको जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। लेकिन यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल की जो डिमांड थी वो खारिज कर दी गई थी और पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप देखेंगे जितने भी प्रिंसली स्टेट है उनके भी मेंबर हैं और जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस हैं उनके भी मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 293 मेंबर्स जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली से थे, मतलब जो हमारे प्रांत है, प्रांतों से चुनकर आए हुए 293 मेंबर्स थे। वही 93 मेंबर जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। क्लियर? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। सेक्शन ए जिसमें हिंदू मेजॉरिटी स्टेट, सेक्शन बी पंजाब वाला एरिया और सेक्शन सी असम और बंगाल था। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हुई जिसका काम क्या था? हमारे देश के संविधान को तैयार करना।
इसका काम क्या था? हमारे देश के संविधान को तैयार करना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था। बातें क्लियर हो गई। अब रिएक्शन क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान को लेके? तो पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना एग्री थे, लेकिन बाद में जाके डिसएग्री हो गए। पहले आईएनसी भी एग्री थी, लेकिन बाद में जाके आईएनसी भी डिसएग्री हो गए। कांग्रेस आल्सो रिजेक्ट द आइडिया ऑफ वीक सेंटर एंड डिवीजन ऑफ इंडिया इन स्मॉल स्टेट। ठीक है ना, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही थी पावर को, जबकि लोग चाहते हैं कि सेंट्रलाइज पावर और सेंटर स्ट्रांग हो, इसलिए इस प्रपोजल को इन्होंने डिनाई कर दिया। ऑन जुलाई 27 द मुस्लिम लीग काउंसिल मेट इन बॉम्बे। तो यहाँ पे अब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की सारी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद 27 जुलाई को मुस्लिम लीग काउंसिल की मीटिंग होती है बॉम्बे में, और इस मीटिंग को लीड कर रहे होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सारे लीडर्स को बोलते हैं कि हमें सारा का सारा ट्रेड, सारा का सारा बिजनेस, व्यापार, कॉमर्स यहीं की यहीं स्टॉप कर देना है, यहीं की यहीं स्टॉप कर देना है। ठीक है। On July 29, it reject the plan and call the Muslim to resort to direct action। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत हुई, मतलब सीधी कार्रवाई। सीधी कार्रवाई का मतलब क्या हुआ? लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और यहाँ पे देखेंगे आप 16 अगस्त 1946 को, यहाँ पर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत हुई, जिस दिन बहुत ज्यादा दंगे हुए हमारे देश में, बहुत सारे लोगों की जाने गई। जहाँ पे हिंदू ज्यादा थे वहां पे मुसलमानों को मारा गया, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी वहां पे हिंदुओं को मारा गया, और काफी ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे ब्लड शेड आपको देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा यहाँ पे दंगे देखने को मिले। तो डायरेक्ट एक्शन डे आपको क्लियर हो गया होगा। मुस्लिम लीग ने इसकी शुरुआत की थी 16 अगस्त 1946 को। पाकिस्तान की डिमांड थी, इन्होंने हॉल्ट कर दिया था सारा का सारा कॉमर्स, सारा का सारा बिजनेस एंड व्यापार, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर मिले, इसलिए सारे के सारे बिजनेस को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया था। और लगातार डिमांड की जा रही थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। क्या डिमांड थी इनकी? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखेंगे काफी दंगे हुए, यहाँ पे नाइफ से, तलवारों से, चाकू से, गन से, मेटल रॉड से एक दूसरे लोगों की हत्या की गई, उनको मारा गया। द डे केम टू नो एज द वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स। इसको वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स के नाम से भी जाना जाता। कलकत्ता, बॉम्बे, बिहार, ये जो कुछ एरियाज थे ना, उनपे तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, और काफी ज्यादा किलिंग, मास किलिंग वहां पे देखने को मिली। इस डे को हम ग्रेट कैलकाटा किलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट एक्शन डे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन की डिमांड मना कर दी है, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, मारा मारी भी शुरू हो गई। अब क्या किया जाए? तो यहाँ पे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है एटली, उन्होंने सबसे पहले तो गवर्नर को चेंज किया। नए गवर्नर को भारत में लाया गया नए प्लान के साथ, और नए गवर्नर आए थे माउंट बेटन, और वो अपना एक प्लान लेकर आए थे जिनको हम माउंट बेटन प्लान कहते हैं। और ये प्लान वो 3 जून को लेकर आए थे, इसलिए उसे जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जून प्लान के बारे में या फिर माउंट बेटन प्लान के बारे में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पहले हम देख लेते हैं। Which one of the following is not correct about the कैबिनेट मिशन प्लान? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैबिनेट मिशन प्लान के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे प्रोविंशियल ग्रुपिंग की गई थी, बिल्कुल सही बात है। ABC आपको ग्रुप्स मिलेंगे। इंतरिम कैबिनेट बनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिमांड तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, तो ये बात गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है हु रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग प्लान फॉर द सेपरेट पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग का जो प्लान था सेपरेट पाकिस्तान का, इस डिमांड को किसने रिजेक्ट किया था? तो इस डिमांड को रिजेक्ट किया था आपके कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, कैबिनेट मिशन, ऑप्शन 1। When the कैबिनेट मिशन प्लान वर अनाउंस, कब इसका अनाउंसमेंट किया गया था? 16 मई, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 16 मई 1946 का दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे? पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाना, एक मशीनरी तैयार करना जिसके कारण भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो सके। ठीक है, और इंडिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना, पावर का ट्रांसफर करना। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आप देखेंगे बिल्कुल सही है, ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विच डे वॉज फिक्स एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किस दिन को फिक्स किया गया था? तो 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946, 1946। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन है। आइए अब बात करेंगे हम माउंट बेटन प्लान के बारे में। तो 20 फरवरी 1947 का दिन था, 20 फेब 1947 का दिन था, और हाउस ऑफ कॉमर्स में यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर को ट्रांसफर करने के लिए और भारत को जल्दी से जल्दी आज़ाद करने के लिए एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पे एक डे डिसाइड की कि हम किस दिन भारत को छोड़ देंगे, मतलब क्विट कर देंगे इंडिया, और सारे के सारे पावर जो है वो इंडियन लीडर को ट्रांसफर कर देंगे। तो हाउस ऑफ कॉमर्स के द्वारा
हाउस ऑफ कॉमर्स के द्वारा 3 जून 1948 का दिन, 3 जून 1948 का दिन डिसाइड किया गया था, जिस दिन भारत को आज़ादी मिलेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स जो है वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। तो याद रखेंगे ये घोषणा कब हुई थी। तो हाउस ऑफ कॉमर्स में 20 फेब 1947 में ये अनाउंसमेंट किया गया था कि हम इंडिया को क्विट कर देंगे और भारत को आज़ादी दे देंगे। कब? 3 जून 1948 को। हमारा आज़ादी का दिन मतलब इंडिपेंडेंस डे क्या होता? 3 जून 1948 होता। बट इतने ज़्यादा राइट्स, इतने ज़्यादा दंगे बढ़ चुके थे भारत में कि आज़ादी 15 अगस्त को ही मिल गई। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी मिल गई थी। आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जून 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान प्रपोज किया गया था। चूंकि ये प्लान 3 जून को प्रपोज किया गया था, इसलिए इसे 3 जून प्लान कहा जाता है। और इसके लिए जो अगला गवर्नर बनाया गया था वो माउंटबेटन को बनाया गया था, और माउंटबेटन ने भारत में इस प्लान को रखा था, इसलिए इसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। तो 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान, जिसे जून प्लान भी कहा जाता है। आइए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब इतने ज्यादा दंगे बढ़ चुके थे और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था कि किस तरीके से हम कंक्लूजन पे पहुंचे, तो यहाँ पे फाइनली माउंटबेटन प्लान में इस बात पे एग्री हो गए थे कि हम पूरे इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हिंदू मेजोरिटी इंडिया और दूसरा जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी मतलब पाकिस्तान। तो सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड यहाँ पे मान ली गई थी। ठीक है, इतनी चीजें। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बायकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी का जो मुस्लिम लीग है उसने बायकॉट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि यहाँ पे सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड नहीं हो रही थी और लगातार कम्युनल राइट्स बढ़ते जा रहे थे डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रेगुलेट और कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को और इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए माउंटबेटन प्लान भारत आया। 3 जून 1947 में ये भारत आया था। चूंकि ये 3 जून में आया था इसलिए इसको जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बोल दिया था कि बहुत ही स्पीडी तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से हम यहाँ पे पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर कर देंगे और हम यहाँ पे दो मतलब स्टेट बनाएंगे, एक पाकिस्तान होगा और एक इंडिया होगा। ये बात यहाँ पे डिसाइड हो चुकी थी माउंटबेटन प्लान में। तो माउंटबेटन प्लान में पार्टीशन की बात कही गई थी, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, और उस समय हमारे देश में 563 प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जो राजा महाराजाओं की रियासतें थी ना वो 563 थी। तो माउंटबेटन प्लान में कहा कि जो प्रिंसली स्टेट है वो चाहो तो पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, चाहो तो वो इंडिया के साथ मिल जाओ, या वो फ्री भी रह सकते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कुछ एमओयू वगैरह साइन कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे माउंटबेटन प्लान में कही गई थी। क्लियर? सारी बातों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ने, मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस विल डिसाइड फॉर देमसेल्फ द क्वेश्चन ऑफ द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और मुस्लिम लीग अपने लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना चाहती थी और एक सेपरेट पाकिस्तान, एक सेपरेट स्टेट की बात करना चाहती थी। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल एंड द पंजाब and also the constituent assembly they wanted to join will decided by their respective legislative assembly। तो पंजाब और बंगाल का जो एरिया है वो मुस्लिम मेजोरिटी है और वो अपने रिस्पेक्ट में फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तैयार करेंगे। ये बात यहाँ पे कही गई थी। द सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली विल डिसाइड वेदर इट वांटेड टू जॉइन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और द न्यू वन। यहाँ पे सिंध को छोड़ दिया गया कि आप जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जो कि आईएनसी के लीडर्स के द्वारा बनाई गई है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, या हमारे द्वारा जो नई बनाई गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है आप उसको ज्वाइन कराना चाहते हो। इसके अलावा असम का जो रीजन था जो कि बंगाल के पास पड़ता था, तो वहां पे सिलहट का जो रीजन था वहां पे बोला गया था कि सिलहट और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेफरेंडम कराया जाएगा, मतलब पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या फिर इंडिया में मिलना चाहते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई थी। ठीक है, इसके अलावा अब भी जो भारत में यहाँ पे जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन है, बलूचिस्तान और पंजाब का रीजन है वो, और यहाँ पे जो बंगाल का रीजन है, अब यहाँ पे बाउंड्री कैसे डिसाइड हो, तो बाउंड्री डिसाइड करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा जिसमें कौन होंगे? रेड क्लिफ होंगे, इसलिए इस लाइन को आप रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बाउंड्री कमीशन बनाया गया जिसके कारण आसानी से हम एक बाउंड्री, एक डिमार्केशन कर सकें। ये बात यहाँ पे कही गई। ठीक, कितनी चीजें, और डिसाइड किया गया कि जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, द प्रिंसली स्टेट वुड बी फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान आर टू प्रोक्लेम देयर इंडिपेंडेंस एंड स्टेबलाइज देयर न्यू रिलेशन विद द ब्रिटेन। ये बात भी यहाँ पे कही गई थी।
तो पार्टीशन ऑफ द कंट्री कब इंट्रोड्यूस किया गया था? माउंटबेटन प्लान में 3 जून 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसके बाद एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नया स्टेट बन गया। क्लियर हुआ? तो ये सारी घटना यहाँ पे हुई। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है वो पाकिस्तान में चला गया, ये पंजाब के आसपास का एरिया हो गया और ये बंगाल वाला एरिया हो गया। डन। और यहाँ पे जो है बाउंड्री कमीशन बनाया गया था रेड क्लिफ ने, तो यहाँ पे प्रॉपरली डिमार्केशन भी कर दिया। तो ये घटना है 15 अगस्त 1947 की। ओके, आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे फॉर्मल अप्रूवल दे दिया था माउंटबेटन प्लान को, और जिसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को पास किया गया। तो अगर कभी पूछ लिया आपसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया, तो 18 जुलाई 1947 को आया। इसमें क्या फीचर्स थे, क्या बातें कही गई थी? पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ पे पार्टीशन की बात की गई थी, जो कि 15 अगस्त 1947 में इफेक्ट में आया। यहाँ पे पावर जो है वो 2 अलग अलग डोमिनियंस को ट्रांसफर कर दी गई थी। एक बाउंड्री कमीशन बना दिया गया था पंजाब और बंगाल के रीजन में प्रॉपर बाउंड्री बनाने के लिए। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द 2 डोमिनेंट्स। तो दोनों की, मतलब पंजाब की, सॉरी पाकिस्तान की और भारत की जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उनको पावर ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। और उनके अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी रेडी हो जाएंगे। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हुआ है तब तक काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से होगा, ये बात यहाँ पे डिसाइड कर दी गई। तो इस तरीके से हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए फाइनली। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के, या पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन जो आपको मैंने बता ही दिया है। डन। तो ये सारी घटनाएं हुई थी। Lord Mountbatten was appointed as the first Governor General of independent India, and Muhammad Ali Jinnah was appointed as the first Governor General of Pakistan. So I think ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हमने कहानी शुरू की थी 1600 से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और किस तरीके से वो व्यापार करते करते हमारे देश में रूल एंड रेगुलेशंस बनाने लगी, पूरा कंट्रोल उसने ले लिया और फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई। किस तरीके से फिर ट्रांसफर हुई धीरे धीरे पावर भारत के पास, और किस तरीके से फिर एक एक हमारे देश में अलग अलग मूवमेंट रन हुए। क्विट इंडिया मूवमेंट आया, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च हमने रन की, और उसके बाद कई प्रयासों के बाद फिर कैबिनेट मिशन आया और हमारा देश आजाद हुआ विथ पार्टीशन। तो आई होप आप लोगों ने इस पूरी जर्नी को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में हम मीडिवल हिस्ट्री को टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।